Hello everyone, my name is Rasika. I welcome you to Divi Career. So students, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे आपका पेपर 2 यानी कि बैंक फाइनेंशियल मैनेजमेंट। इसमें आज हम लोग करेंगे इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज डिस्कस बेस्ड ऑन मॉड्यूल ए। तो काफी इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है, जरूर से एंड तक देखिएगा और चैनल जरूर से सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए जिससे आपको टाइमली नोटिफिकेशन मिले हमारे सारे अपलोडेड वीडियोस का। इन सभी वीडियोस की पीडीएफ के लिए टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। ग्रुप की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दी है। From there you can access all the PDFs of our videos. So let's start with our today's session. So आज का first question read करते हैं. Which statement is false regarding the factors impacting long-term exchange rate? Option A, surplus in balance of payment leads to stronger home currency while a deficit weakens the same. Option B, a higher economic growth rate leads to a rise in the production and exports and a rise in the value of home currency. Option C, expansionary fiscal policy leads to a weaker home currency. Option D, high domestic interest rate tend to attract the overseas capital and thus the currency appreciates in the short term. So डिफरेंट फैक्टर्स के बारे में ये क्वेश्चन जो कि लॉन्ग टर्म एक्सचेंज रेट को इम्पैक्ट करते हैं, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट फॉल्स है? ऑप्शन सी फॉल्स है, क्योंकि जो एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी होती है जहां पर गवर्नमेंट क्या कर रही है, पब्लिक एक्सपेंडिचर बढ़ा रही है, पब्लिक के बेनिफिट्स के लिए काम कर रही है और क्या कर रही है, टैक्सेशन रेट को कम कर दे रही है, टैक्सेस को कम कर दे रही है। तो इससे क्या होता है, इससे इकोनॉमिक ग्रोथ होता है। लोअर टैक्सेस की वजह से हायर डिस्पोजेबल इनकम रहती है लोगों के पास, ज्यादा डिमांड बढ़ती है चीजों की, ज्यादा डिमांड बढ़ने से फिर ज्यादा आउटपुट होता है, ज्यादा प्रोडक्शन होता है, ज्यादा एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी जनरेट होती है, ओवरऑल इकोनॉमी ग्रो होता है। इकोनॉमी ग्रो होती है तो ऑफकोर्स जो करेंसी है उसकी भी वैल्यू अप्रिशिएट होती है। सो इट हेल्प्स इन स्ट्रेंथनिंग आवर होम करेंसी। एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी से क्योंकि ओवरऑल हमारा इकोनॉमी ग्रो होता है, इसलिए इट डजंट वीकर आवर होम करेंसी बट इट स्ट्रेंथन्स द होम करेंसी। बाकी सारे भी स्टेटमेंट्स आपके जो है वो करेक्ट हैं, जैसे सरप्लस इन बैलेंस ऑफ पेमेंट, बैलेंस ऑफ पेमेंट सरप्लस में है। ओके तो इसका मतलब अगेन आपकी जो होम करेंसी है वो स्ट्रॉन्ग होगी, और जो अगर वो डेफिसिट में है, अब जैसे बीओपी क्राइसिस हुए थे 1991 में, हमारे बहुत ज्यादा हम लोग इंपोर्ट डिपेंडेंट हो गए थे, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स बहुत कम थे। ओके कि इंपोर्ट्स का पैसा भी दे सके, एक्सपोर्ट्स बहुत कम थे, तो उससे बीओपी जो होता है उसमें डिसबैलेंस हो जाता है। ओके सो अगर वो आपका डेफिसिट में होगा, बैलेंस ऑफ पेमेंट्स, ऑफ कोर्स इट विल वीकन योर होम करेंसी। सो हाई इकोनॉमिक ग्रोथ रेट का तो है ही डायरेक्ट इम्पैक्ट, किससे भाई प्रोडक्शन बढ़ रहा है, एक्सपोर्ट्स बढ़ रहा है, और तो फिर हमारी होम करेंसी की वैल्यू भी बढ़ेगी। हायर डोमेस्टिक इंटरेस्ट रेट, अगर डोमेस्टिक इंटरेस्ट रेट हाई है तो उससे देखिए जो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स है, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स, वो अट्रैक्ट होंगे, वो यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्ट करेंगे जिससे उनको हायर इंटरेस्ट का बेनिफिट मिल सके। तो उससे क्या होता है, शॉर्ट टर्म में करेंसी अप्रिशिएट होती है, बट लॉन्गर टर्म में इट कुड हैव अ नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन द ओवरऑल इकोनॉमिक ग्रोथ, क्योंकि वो स्लो डाउन हो सकता है अगर बहुत ही ज्यादा हाई इंटरेस्ट रेट है, बिकॉज इट कुड रिफ्लेक्ट्स टू द हायर इन्फ्लेशन ऑल्सो। ओके तो उसकी वजह से फिर लॉन्ग टर्म में इट कुड लीड टू वीकर होम करेंसी, बट इन द शॉर्ट टर्म बिकॉज इट अट्रैक्ट्स फॉरेन कैपिटल, so it results in economic growth and also in appreciating our होम करेंसी। वैसे ही पॉलिटिकल स्टेबिलिटी भी फैक्टर होता है, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है कंट्री में तो उससे भी इकोनॉमिक स्टेबिलिटी बनी रहती है एंड इट रिजल्ट्स इन स्ट्रॉन्ग होम करेंसी। तो जिस कंट्रीज में भी ज्यादा जियोपॉलिटिकल टेंशन चल रही है, वॉर वगैरह चल रहे हैं, सो ऑफ कोर्स इट हैम्पर्स द इकोनॉमिक प्रोडक्टिविटी एंड ग्रोथ, और फिर उससे होम करेंसी भी वीकर होती है। ओके तो इसका पूरा एक्सप्लेनेशन मैंने यहाँ पे भी लिख दिया है, ये आप पीडीएफ से पढ़ लीजिएगा, उसके लिए टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर करी है। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन जो कई बार रिपीट होता है, when settlement of funds takes place on the second working day following the date of deal, the rate at which such deals are done are known as dash. Options are cash rate, term rate, spot rate, forward rate. So right answer है ऑप्शन सी स्पॉट रेट। सो कैश रेट क्या होता है, जब सेम डे डील होती है, देन द सेटलमेंट ऑफ द फंड्स टेक्स प्लेस ऑन द सेम डेट ऑफ द डील, उसी दिन ही फंड्स भी सेटल हो जाता है। तो जिस दिन ट्रेडिंग हुई है उसी दिन हो जाता है, तो उसको कैश रेट कहते हैं और इसको हम लोग रेडी रेट भी कहते हैं। टर्म रेट जहाँ पे फंड सेटलमेंट ट्रेडिंग के एक दिन बाद होता है, सो टेक्स प्लेस ऑन T+1 डे।
स्पॉट रेट सेटलमेंट ऑफ फंड्स 2 दिन बाद होता है ट्रेडिंग से, सो T+2 days। और फॉरवर्ड रेट T+2 के बाद कभी भी हो सकता है, सो दैट इज अ फॉरवर्ड रेट। ओके, तो ये याद रखना है आपको। इस पे कई बार क्वेश्चन आए हैं टर्म रेट के ऊपर या स्पॉट रेट के ऊपर। सो इट डिपेंड्स अपॉन कि मतलब फंड सेटलमेंट कितने दिनों के बाद हो रहा है आफ्टर द ट्रेडिंग। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। Indian rupee spot is being quoted as 82.9500 by 82.9700 against US dollar. If the 6-month premium is being quoted as rupees 1.05 by 1.07, it means dash. Options है, option A, US dollar is being quoted dearer in forward and is quoted as 84 by 84.04. Option B, US dollar is quoted discounted in forward and is quoted as 84 by 84.04. Option C, US dollar is being quoted dearer in forward and is quoted as 81.9 to 81.9. Option D, US dollar is being quoted as dearer in forward and is quoted as 82.5 to 84.04. सो जो फॉरवर्ड रेट होता है उसको कैसे कोट करते हैं? फॉरवर्ड रेट इज इक्वल टू आपका स्पॉट रेट प्लस प्रीमियम, और अगर डिस्काउंट होता है तो वो माइनस हो जाता है। अब क्योंकि इसमें दिया है 6 मंथ्स प्रीमियम में है, इसका मतलब ये दोनों ही बिड आस्क रेट में ऐड हो जाएंगी आपकी वैल्यूज, और इसमें कुछ नहीं करना है। तो ये आपका 82.95 प्लस 1.05 हो जाएगा बिड रेट, और आस्क रेट भी आपका 82.97 प्लस 1.07 हो जाएगा। इसको जब आप ऊपर वाले को ऐड करोगे यू विल अराइव एट 84, इसको करोगे तो 84.04। अब क्योंकि ये प्रीमियम है तो ऑफकोर्स जो यूएस डॉलर है दैट इज कोटेड डियरर इन द फॉरवर्ड एंड इज कोटेड एज 84 बाय 84.04। सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। तो फॉरवर्ड रेट क्या होता है? स्पॉट रेट प्लस प्रीमियम और स्पॉट रेट माइनस डिस्काउंट। अगर ये 6 मंथ डिस्काउंटेड दिया रहेगा तो ये दोनों वैल्यूज हम लोग माइनस कर देंगे। प्रीमियम दिया है तो मतलब दोनों में हम लोग को प्लस कर देना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ यूएस डॉलर INR इज 84.95 by 96 and Great Britain pound by US dollar is 1.367 to 1.3680, then find the Great Britain pound to INR rate. So अब इसमें हम लोग क्रॉस रेट यूज करेंगे, हमें ग्रेट ब्रिटेन पाउंड बाय INR रेट निकालना है। तो USD बाय INR आपको दिया है, इसी में आप मल्टीप्लाई करो ग्रेट ब्रिटेन पाउंड बाय यूएस डॉलर, तो आपका यूएस डॉलर कट हो जाएगा, तो आपको क्या मिल जाएगा? GBP बाय INR मिल जाएगा। तो वही अब आपको करना है इसमें, GBP INR बिड रेट जो है उसका मल्टीप्लाई कर देना है। सो 84.95 इंटू 1.3670, और वैसे ही ग्रेट ब्रिटेन पाउंड इंडियन रुपी का जो आस्क रेट है उसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो 84.96 इंटू 1.3680 हो जाएगा। ओके, तो अब आप इसको सॉल्व करिएगा तो आपका ऊपर वाला आ जाएगा 116.1267 और नीचे वाला आ जाएगा 116.2253। सो ऑप्शन ए इज योर राइट आंसर। तो इस तरीके से भी क्वेश्चंस आते हैं जहाँ क्रॉस रेट निकालना है, क्योंकि अगर आपके पास डायरेक्ट रेट नहीं दिया है किसी कंट्री का, ठीक है, करेंसीज का, अगर हमें ग्रेट ब्रिटेन पाउंड और इंडियन रुपी का डायरेक्ट रेट नहीं दिया है बट इट इज बीन गिवन अगेंस्ट यूएस डॉलर, दोनों का रेट है, तो इस तरीके से हम लोग क्रॉस रेट यूज करके निकाल सकते हैं रेट्स, ओके, बिटवीन द टू करेंसी जिनका हम लोग को डायरेक्टली रेट नहीं मिला है। ओके, नेक्स्ट है डैश ऑफ ए बैंक्स फॉरेन एक्सचेंज ऑपरेशंस डील्स विद द प्रोसेसिंग ऑफ डील्स, अकाउंट्स, रिकंसाइलिएशन एटसेट्रा। ऑप्शंस आर फ्रंट ऑफिस, मिड ऑफिस, बैक ऑफिस, लेटरल ऑफिस। तो बैंक्स के जो फॉरेन एक्सचेंज ऑपरेशंस रहते हैं उनके भी फ्रंट, मिड, बैक ये सब ऑफिसेस रहते हैं जिनके अपने अपने फंक्शंस रहते हैं। इसका राइट आंसर है बैक ऑफिस। तो जो बैक ऑफिस है वो मेनली डील करता है विद द कंफर्मेशन ऑफ डील्स, सेटलमेंट ऑफ डील्स, डील्स का कंफर्म करना, उसका सेटलमेंट करना, उसका सारा अकाउंटिंग रखना,
ये सारा काम कौन करता है? बैक ऑफिस करता है। फ्रंट ऑफिस होता है वो डायरेक्टली डील करता है क्लाइंट्स के साथ, तो ट्रेड वगैरह का मेन काम फ्रंट ऑफिस ही करता है, वेयर इट इज रिलेटेड टू मैनेजमेंट ऑफ द फंड्स। ओके, एडवाइजरी मैनेजमेंट भी प्रोवाइड करता है। मिड ऑफिस जो होता है वो कंप्लायंस इंश्योर करता है, वो वैलिडेट करता है एक्चुअली ट्रेड को बिटवीन द फ्रंट एंड बैक ऑफिस। तो वो इंश्योर करता है कि सब चीज प्रॉपर कंप्लायंस, वो तो खैर तीनों ही ऑफिसेस करते हैं। साथ में वो मैनेज करता है एनी काइंड ऑफ लिक्विडिटी और द कंट्री रिस्क इफ इट इज इन्वॉल्व्ड। ओके, सो ये डिफरेंट डिफरेंट ऑफिसेस जो होते हैं, फ्रंट मिड बैक ऑफिस, ओके, वो आपको क्लियर होने चाहिए उनका क्या रोल या फंक्शन है। नेक्स्ट है, डैश इज द रिस्क अराइजिंग आउट ऑफ एडवर्स मूवमेंट्स इन द इम्प्लाइड इंटरेस्ट रेट और एक्चुअल इंटरेस्ट रेट डिफरेंशियल्स। ऑप्शन है मार्केट रिस्क, करेंसी रिस्क, गैप रिस्क और लिक्विडिटी रिस्क। सो करेक्ट आंसर है गैप रिस्क। गैप रिस्क को ही हम लोग इंटरेस्ट रेट रिस्क कह सकते हैं। ये तब अराइज होती है जैसे जो कंपनी के असेट्स और लाइबिलिटीज हैं उनके डिफरेंट डिफरेंट रीप्राइसिंग डेट्स हैं, तो उसकी वजह से क्या होता है, डिफरेंट डिफरेंट डेट्स हैं, उसकी वजह से अनएक्सपेक्टेड इंटरेस्ट रेट मूव करेगा तो उसकी वजह से लॉस हो सकता है। उसी को हम लोग क्या कहते हैं, इंटरेस्ट रेट रिस्क कहते हैं। अब इसी के लिए ही वो हेज वगैरह कर सकते हैं, जो फॉरवर्ड डिफरेंशियल्स है वो पे कर सकते हैं। ओके, और जो इंटरेस्ट रेट रिस्क है उसको हेज कर सकते हैं बैंक्स। ओके, नेक्स्ट है, विच स्टेटमेंट इज फॉल्स रिगार्डिंग फॉरवर्ड्स एंड फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट्स। ऑप्शन ए, फ्यूचर्स आर ऑफ एनी साइज while the forwards are standardized. Option B, forwards are generally for maturity up to 1 year and beyond, while futures are generally up to 1 year. Option C, in forward contract, there are no explicit collaterals while initial margin and on mark-to-market basis, additional margin are needed in the future contract. Option D, forwards market are open 24 hours as per the convenience of parties, while the future market function during traditional exchange hours. सो इनमें से कौन सा एक स्टेटमेंट है जो इनकरेक्ट है, फॉल्स है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। सो जो फ्यूचर्स होते हैं वो हमेशा स्टैंडर्डाइज्ड होते हैं, तो ये स्टेटमेंट आपका जस्ट ऑपोजिट लिखा गया है। बाकी सारे स्टेटमेंट टू हैं। जो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट होता है वो कस्टमाइज्ड कॉन्ट्रैक्ट होता है बिटवीन द टू पार्टीज, तो वो किसी भी साइज का हो सकता है। बट जो फ्यूचर्स होते हैं वो जो कि एक्सचेंज पे ही ट्रेडेड होते हैं, ठीक है, तो वो स्टैंडर्डाइज्ड होते हैं, वो कस्टमाइज्ड नहीं होते बिटवीन द टू पार्टीज। और बाकी जो भी इसमें स्टेटमेंट्स दिए वो ट्रू है कि जो फॉरवर्ड होते हैं उनकी मेन मैच्योरिटी जो होते हैं दैट इज अप टू 1 ईयर। ओके, और उससे ज्यादा भी हो सकते हैं, 1 ईयर के बियॉन्ड भी हो सकते हैं, बट जो फ्यूचर्स होते हैं उनकी मैच्योरिटी अप टू 1 ईयर, विद इन 1 ईयर ही होती है। फॉरवर्ड में कोई एक्सप्लिसिट कोलेटरल्स की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, बट यहाँ पे मार्क टू मार्केट पूरा बेसिस के ऊपर से चलता है, तो जो इसमें ब्रोकर है, मीडिएटर है, वो इंश्योर करता है कि प्रॉपर मार्जिन मेंटेन है कि नहीं है बाय बोथ द पार्टीज। ओके, फॉरवर्ड मार्केट 24/7 ओपन रहता है, फ्यूचर मार्केट ओनली ऑपरेट ड्यूरिंग द एक्सचेंज आवर्स। तो ये सारे ही इसके बीच में डिफरेंसेस है। ओके, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में जो पार्टीज होती है उनके बीच में अपना डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्ट होता है, बट फ्यूचर में ऐसा नहीं है, वो उनको जानते भी नहीं है आपस में, एंड द डील इज डन थ्रू द एक्सचेंजेस, एक्सचेंज के थ्रू डीलिंग होती है सारी। नेक्स्ट है, कॉल ऑप्शन इज इन द मनी व्हेन डैश। ऑप्शन ए, स्पॉट प्राइस इज इक्वल टू स्ट्राइक प्राइस। ऑप्शन बी, स्पॉट प्राइस इज ग्रेटर देन स्ट्राइक प्राइस। ऑप्शन सी, स्पॉट प्राइस इज लेस देन स्ट्राइक प्राइस। ऑप्शन डी, स्पॉट प्राइस इज लेस देन और इक्वल टू स्ट्राइक प्राइस। सो कॉल ऑप्शन क्या होता है? कॉल ऑप्शन वो होता है जहां पे जो बायर होता है ऑप्शन का, ही हैज द राइट बट नॉट द ऑब्लिगेशन टू परचेज द अंडरलाइंग असेट एट स्ट्राइक प्राइस एट अ स्पेसिफाइड डेट। कॉल ऑप्शन में जो बायर होता है उसके पास राइट होता है कि वो चाहे तो अंडरलाइंग एसेट जिसके ऊपर ऑप्शन लिया गया उसको परचेज कर सकता है। अब वो इस ऑप्शन को कब एक्सरसाइज करेगा? तभी एक्सरसाइज करेगा बाई की चीज जब जो उसका स्ट्राइक प्राइस है जिसपे वो खरीदने वाला है वो प्राइस एक्चुअल में कम है इन कंपैरिजन टू जो मार्केट में उस असेट का प्राइस चल रहा है।
तो अगर हम ऑप्शन एक्सरसाइज करते हैं और अभी हमें कोई चीज कम दाम में मिल रही है इन कंपैरिजन टू मार्केट रेट, तभी हम कॉल ऑप्शन एक्सरसाइज करते हैं। और इसी का रिवर्स होता है पुट ऑप्शन, जहां पे राइट होती है बट नॉट द ऑब्लिगेशन टू सेल द असेट। अब सेल हम लोग कब एक्सरसाइज करेंगे, जब हम लोग जो प्राइस पे सेल कर सकते हैं, यानी जो हमारी स्ट्राइक प्राइस है वो ग्रेटर होगी इन कंपैरिजन टू मार्केट रेट, तभी हमें फायदा है ऑप्शन को एक्सरसाइज करने का। क्योंकि ऑप्शन अगर हमने परचेज किया है तो हमें प्रीमियम ऑलरेडी पे करना पड़ रहा है, ठीक है, तो इसमें लॉस भी लिमिटेड होती है अप टू द प्रीमियम पेड। बट एक्सरसाइज कब करेंगे, हम कोई चीज कब सेल करेंगे, जब हम उसको मार्केट रेट से ज्यादा पे सेल कर पाएंगे। तो पुट ऑप्शन तब एक्सरसाइज करेंगे जब हमारा स्ट्राइक प्राइस ग्रेटर होगा स्पॉट प्राइस से, स्पॉट प्राइस जो उस समय मार्केट में चल रहा है, और स्ट्राइक प्राइस हमारा एक्सरसाइज प्राइस। और कॉल ऑप्शन कब एक्सरसाइज करेंगे, जब हमारा स्ट्राइक प्राइस यानी कि एक्सरसाइज प्राइस कम होगा, जब हम कोई चीज कम दाम पे खरीद सकते हैं इन कंपैरिजन टू द स्पॉट प्राइस विच इज द मार्केट प्राइस। सो करेक्ट आंसर क्या हो गया, इन द मनी, मतलब हम कब प्रॉफिट में होंगे, कॉल ऑप्शन में तभी होंगे जब जो स्पॉट प्राइस है, जो मार्केट में जो प्राइस चल रहा है उस असेट का, वो ज्यादा है इन कंपैरिजन टू आवर एक्सरसाइज प्राइस। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। एट द मनी कब होगा, जब स्पॉट प्राइस इक्वल होगा स्ट्राइक प्राइस के। और आउट ऑफ द मनी कब होगा, हमें लॉस कब होगा, जब इसी का रिवर्स हो जाएगा, जब स्ट्राइक प्राइस ग्रेटर होगा स्पॉट प्राइस के। तो इस टाइप के क्वेश्चंस बहुत आते हैं, इन द मनी, एट द मनी, आउट ऑफ द मनी। सो इन द मनी का सीधा सा मतलब है कि हमें प्रॉफिट कब हो रहा है, आउट ऑफ द मनी का हमें लॉस कब हो रहा है, और एट द मनी हमेशा इक्वल में होता है। तो अब क्योंकि आपको समझ में आ गया होगा कॉल ऑप्शन में कब हमें प्रॉफिट होगा और पुट ऑप्शन में कम प्रॉफिट होगा, और इसी का जब रिवर्स केस होता है तो वो आउट ऑफ द मनी का सिचुएशन होता है। ओके, तो यहाँ पे देखिए एक्सप्लेन भी क्या है, इन द मनी पोर्शन आप कब एक्सरसाइज करोगे कॉल में, जब आपका करंट स्टॉक प्राइस माइनस स्टॉक प्राइस स्ट्राइक प्राइस पॉजिटिव है, यानी कि जो आप मार्केट में खरीद पाओगे अभी वो महंगा है इन कंपेरिजन टू योर एक्सरसाइज प्राइस। तो इसका मतलब आप सस्ते में खरीद पा रहे हो, और स्ट्राइक प्राइस इज लेस देन योर करंट स्टॉक प्राइस विच इज द स्पॉट रेट। और पुट ऑप्शन आप कब एक्सरसाइज करोगे, व्हेन योर स्ट्राइक प्राइस इज ग्रेटर देन द करंट स्टॉक प्राइस विच इज द स्पॉट रेट। ओके, next is dash is a derivative contract where one party pays a single lump sum fixed payment at the maturity while the other makes a floating payments over the life of contract. Options are zero coupon swap, option B interest rate swap, option C basis swap, option D equity swap. सो जीरो कूपन स्वैप में भी क्या होता है, आपके पास फ्लेक्सिबिलिटी होती है, जीरो कूपन स्वैप आंसर होगा। इसमें कोई कूपन एक्सचेंज नहीं हो रहा है, इंटरेस्ट पेमेंट्स, यहाँ पर ये फ्लेक्सिबिलिटी है। इसमें दो तरीके से हो सकता है, आपका फिक्स टू फ्लोटिंग भी हो सकता है और फिक्स टू फिक्स भी हो सकता है। सो फिक्स टू फ्लोटिंग में क्या होगा, एक पार्टी मेच्योरिटी पे ही पूरा पेमेंट देगी और एक पार्टी फ्लोटिंग रेट के हिसाब से पीरियोडिकल पेमेंट देगी। और अगर फिक्स टू फिक्स जीरो कूपन है तो वहां पर एक पार्टी अगेन जो भी है वो पूरा फिक्स्ड पेमेंट ही देगी, दोनों पार्टीज कोई भी इंटरिम पेमेंट्स इसमें नहीं दिए जाएंगे। ओके, नेक्स्ट डैश एंटिटीज कैन डील इन द ट्रांजेक्शन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज विच आर ऑफ नॉन ट्रेड नेचर। ऑप्शंस आर ऑथराइज्ड डीलर कैटेगरी 1, ऑप्शन बी ऑथराइज्ड डीलर कैटेगरी 2, ऑप्शन सी ऑथराइज्ड डीलर कैटेगरी 3, ऑप्शन डी ऑथराइज्ड डीलर कैटेगरी 4। सो राइट आंसर है ऑप्शन बी ऑथराइज डीलर कैटेगरी 2। तो देखिए ऑथराइज डीलर जो कैटेगरी 1 वाले होते हैं दे कैन डू ऑल द परमिसेबल करेंट एंड कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन, जो भी आरबीआई ने अलाउ किए हैं उन सभी ट्रांजेक्शन्स को वो कर सकते हैं एज पर द आरबीआई डायरेक्टिव। तो ऑथराइज डीलर कैटेगरी 1 में मेनली आपके जो भी कमर्शियल बैंक्स हैं वो आते हैं इसके अंदर में, स्टेट एंड अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स आते हैं इसके अंदर में, ठीक है। और ऑथराइज डीलर कैटेगरी 2 वाली जो एंटिटीज होती हैं वो फॉरेक्स ट्रांजेक्शन्स में जो डील करती हैं दैट आर नॉन ट्रेड इन नेचर। ओके, तो इसमें आपकी मेनली अदर कोऑपरेटिव बैंक जो बच गई वो आती है, और इसमें आपकी फुल फ्लेजेड मनी चेंजर्स आ जाते हैं, और रीजनल रूरल बैंक्स भी कैटेगरी 2 में आती है। कैटेगरी 3 वाले जो होते हैं वो वही वाले फॉरेन ट्रांजेक्शन्स में डील करते हैं विच इज इंसिडेंटल टू देयर बिजनेस एक्टिविटीज, जिसमें कि वो फाइनेंस प्रोवाइड कर रहे हैं इंटरनेशनल ट्रेड रिलेटेड एक्टिविटीज को, जैसे कि आपका सिडबी हो गया, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो इंटरनेशनल ट्रेड रिलेटेड एक्टिविटीज को फंड्स फाइनेंसिंग वगैरह प्रोवाइड करते हैं।
या एग्जिम बैंक हो गया, तो ये सारे टाइप के इंस्टीट्यूशंस आपके ऑथराइज डीलर कैटेगरी 3 में आते हैं। ओके, नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग आर द रूल्स ऑफ फेडाई। ऑप्शन ए एक्टिंग एज अ फैसिलिटेटर बिटवीन ऑथराइज डीलर्स एंड आरबीआई इन हैंडलिंग द फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजेक्शंस बाय ऑथराइज डीलर्स। ऑप्शन बी इशूइंग गाइडलाइंस ऑन द वेरियस एस्पेक्ट्स रिलेटेड टू फॉरेन एक्सचेंज। Option C, providing training to the member banks on the foreign exchange matters. Option D, administration of benchmark rates. Option E, all of the above. So, FEDI stands for Foreign Exchange Dealer Association of India. ठीक है, ये क्या है, ये एक्चुअल में खुद से सेल्फ रेगुलेटरी बॉडीज है। किसकी बॉडी है ये? सेल्फ रेगुलेटरी, जो खुद से रेगुलेट कर रही है। बैंक्स वगैरह ने मिलकर ये बनाई होती है, जो कि फॉरेन एक्सचेंज में डील कर रहे होते हैं, उनकी सेल्फ रेगुलेटरी बॉडीज होती है। इनका मेन रोल ये होता है कि जो भी फॉरेन एक्सचेंज बिजनेस है, इंटर बैंक, उसके रूल्स वगैरह ये फ्रेम करती है। बैंक पर्सनल होता है, उनको ट्रेन करती है, गाइड करती है। ओके, तो ये एक तरीके से स्टैंडर्डाइज करती है, हेल्प करती है मेंबर बैंक्स को। उनके बीच में कोई डिस्प्यूट हो तो उसमें सेटलमेंट में हेल्पफुल होती है। तो ये सारे इसके रोल्स एंड फंक्शंस हैं। सो ऑल ऑफ द अबव इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, calculate the rate for inward remittances and outward remittances value spot assuming a margin of 20 paisa over the interbank rate. Spot USD INR is 85.0050 और by ask क्या है 85.0075। तो ये एक बेसिक क्वेश्चन है, ये अगर आएगा तभी आप आगे के इसके न्यूमेरिकल टाइप के क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे। देखिए, बैंक हमेशा ही जो बाय करेगी वो किस पे करेगी? लो पे। कोई भी अगर करेंसी बाय करेगी तो बैंक बाय हमेशा कोई भी चीज लो रेट पे करेगी और सेल हमेशा ही हाई रेट पे करेगी। सो जब इनवर्ड रेमिटेंस की बात आएगी, जहां पर हम लोग बिट रेट का देखेंगे, तो वहां पर हमेशा ही जो मार्जिन मनी है बाई लो पे करेगी तो उसको डिडक्ट कर देंगे। और जब हम आउटवर्ड रेमिटेंसेस का देखेंगे, जहां हम आस्क रेट की बात करेंगे, वहां पे हम जो भी मार्जिन अमाउंट है उसको प्लस कर देंगे, क्योंकि सेल हाई पे करेगी बैंक और बाई लो पे करेगी। सो इनवर्ड आउटवर्ड रेमिटेंसेस के लिए 80 ये 85 रेट फॉर इनवर्ड रेमिटेंस अगर निकाल रहे हैं, सो बिड रेट क्या है 85.0050। इसमें मार्जिन मनी डिडक्ट होएगा, 20 पैसा जो है वो डिडक्ट होगा 0.2। ओके, ये डिडक्ट हो जाएगा तो आपका आएगा 84.8050। और आउटवर्ड वहां पे हम लोग आस्क रेट लेंगे, यानी ये वाला। सो 85.0075 प्लस 0.2 करेंगे। ओके, तो आपका जो आएगा वो आएगा 85.2075। सो क्या हो गया करेक्ट आंसर? ऑप्शन सी राइट आंसर हो गया। ठीक है, सो इनवर्ड रेमिटेंस है कि आउटवर्ड रेमिटेंस है, उसके हिसाब से हम लोग बिड और आस्क लेते हैं। और बाई हमेशा बिड रेट क्या बताता है कि यूएसडी आईएनआर रेट ये दिया है। बिड रेट मतलब बैंक इतने रुपए में एक यूएस डॉलर बाई करेगी और इतने रुपए में एक यूएस डॉलर सेल करेगी। तो बाय हमेशा लोअर रेट्स पे होगा और सेल हमेशा हायर रेट्स पे होगा। तो बाई के केस में मार्जिन मनी माइनस करेंगे, मार्जिन जो है, और आस्क के केस में प्लस करेंगे। ओके, अब ये चीज आपको समझ आएगी तभी आप इस टाइप के न्यूमेरिकल्स कर पाओगे। तो क्वेश्चन पढ़ते हैं। On 3rd October 2024, your exporter customer tenders an export bill for US dollar 6 lakhs, drawn 120 days from the date of shipment, due date 1st Feb 2025. Compute the applicable rate presuming exchange margin 0.1% है। स्पॉट रेट यूएसडी आईएनआर का दिया 85.14 to 85.15। प्रीमियम स्पॉट दिया जनवरी का, ओके 45-46 पैसा। रेट टू बी कोटेड एज नियरेस्ट 0.25 पैसा एंड रूपी शुड बी राउंडेड ऑफ। साथ में इंटरेस्ट लगेगा 8.5% फॉर द पोस्ट शिपमेंट एक्सपोर्ट फाइनेंस अप टू 180 डेज तक के लिए 8.5% लगेगा। इसका 120 डेज ही है तो भी 8.5% लगेगा। 120 डेज के हिसाब से इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे। और जो कमीशन है दैट इज 0.05% विच विल बी चार्ज अपफ्रंट। तो अब इसमें हमें निकालना है
कि कितना अमाउंट कस्टमर को बैंक को देना रहेगा। अब वो एक्सपोर्ट बिल है, तो मतलब वो क्या कर रही है, एक्सपोर्ट के केस में बैंक क्या कर रही है, बैंक कौन सा रेट देगी, बिड रेट, जिसपे कि वो फॉरेन करेंसी को बाय करेगी और कस्टमर को इंडियन रुपी देगी। एक्सपोर्टर कस्टमर है, ओके, तो उसको रुपीज देने हैं बैंक को, ओके, तो उसके लिए बिड रेट लेगी इसका, यहाँ यूएस डॉलर का बिड रेट लेगी। अब बिड की जब हम लोग बात करते हैं, बिड रेट लेते हैं तो बाई हमेशा लो में करते हैं, तो बिड रेट लेंगे। एक्सपोर्ट का केस है, एक्सपोर्ट बिल्स का आपको याद रखना है, इसमें हमेशा आप बिड रेट लीजिएगा और उसमें से मार्जिन मनी को माइनस करिएगा। जो भी स्पॉट का फॉरवर्ड रेट है प्रीमियम, वो तो ऐड ही होगा, ठीक है। बस इतनी सी चीज याद रखिएगा। अगर इंपोर्ट बिल्स है, इंपोर्ट के केस में अब वो क्या कर रही है, फॉरेन करेंसी को सेल करेगी, तो यहाँ पर आप हमेशा आस्क रेट लीजिएगा और सेल हाई में करेगी तो प्लस मार्जिन करिएगा और प्लस प्रीमियम। तो ये एक छोटा सा ट्रिक है, जो आपको याद रखोगे तो आप क्वेश्चन इजिली कर पाओगे और समझ पाओगे। यहाँ पे एक्सपोर्ट की बात तो ये है, तो हम लोग ये वाली चीज यूज करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग इंपोर्ट वाला करेंगे, तो उसमें हम लोग ये यूज करेंगे। अभी एक्सपोर्ट बिल है, ओके, उसके हिसाब से बैंक को देखना है उसका बाइंग रेट क्या होगा बैंक के हिसाब से, और कितना अमाउंट वो पे करेगी कस्टमर को। तो एक्सपोर्ट के केस में वी विल टेक द बिड रेट माइनस द मार्जिन एंड प्लस द प्रीमियम अमाउंट। और इंपोर्ट के केस में वी विल कंसीडर आस्क रेट प्लस द मार्जिन एंड प्लस द प्रीमियम अमाउंट। तो एक्सपोर्ट के केस में बिड रेट यानी 85.14 लेंगे और इसमें 0.1% मार्जिन माइनस करेंगे, इसके हिसाब से वर्क करेंगे हम लोग। तो कैलकुलेशन करते हैं। पहले हम लोग बिल बाइंग रेट निकालेंगे। सो स्पॉट रेट हमारा है 85.14। इसमें से हमने बताया मार्जिन माइनस करेंगे, मार्जिन था एट द रेट 0.1%, तो 0.1% 85.14 का आप निकालोगे तो आपका आ जाएगा 0.08514। तो ये आपका आ जाएगा 85.05486। प्रीमियम प्लस ही करेंगे, प्रीमियम कितना दिया है 45 पैसा, यही वाला लेंगे, बिट का ले रहे हैं तो 0.45। आपका आ जाएगा 85.50486। तो ये आपका आ गया बिल बाइंग रेट। अब कस्टमर को कितना देगी बैंक, तो कस्टमर का एक्सपोर्ट बिल कितने रुपए का था, $6 लाख का था, और इस रेट के हिसाब से देगी 85.50 के हिसाब से। सो यूएस डॉलर 6 लाख का एट 85.50486, इसको आप मल्टीप्लाई कर दो, आपका आ जाएगा कितना रुपीस, 6 लाख यूएस डॉलर के बदले बैंक कितना देगी, 51,303,000। बट अब क्या ये पूरा पैसा बैंक दे देगी इस रेट पे, अगर वो खरीद रही है एक तरीके से मतलब, और ये 6 लाख का है तो पूरा 51 इतना दे देगी, नहीं पूरा नहीं देगी। इसमें क्या करेगी, इंटरेस्ट चार्ज कर रही है, साथ में कमीशन चार्ज कर रही है, तो इतना अमाउंट माइनस करेगी। 8.5% का बैंक इंटरेस्ट भी चार्ज कर रही है, सो लेस द इंटरेस्ट चार्ज। इंटरेस्ट कितना चार्ज कर रही है एट द रेट 8.5%, और कितने दिन का था ये, 120 डेज का था। तो ये आप कैलकुलेट कर लीजिएगा, 51,303,000 इंटू 8.5%, टाइम कितना है 120 डेज, सो 120/365। इसको आप कैलकुलेट करिएगा, सो आपका इंटरेस्ट आ जाएगा 14,33,673। ये हो गया इंटरेस्ट चार्ज।
साथ में कमीशन भी चार्ज कर रही है तो वो भी माइनस करेगी। कमीशन कितना चार्ज कर रही है? 0.05% विच इज चार्ज अपफ्रंट। सो इस अमाउंट पे 0.05% निकाल दीजिए जो इसका कमीशन चार्ज कर रही है, जो हो गया 25,652। तो इसको अब आप सॉल्व कर लीजिए, इसमें से ये दोनों फिगर्स आपकी माइनस होंगी, तो एक एक्चुअल में मतलब इन दोनों को प्लस करके इससे माइनस कर दीजिए तो आपका आ जाएगा 498,43,675। तो 4,98,43,675। ठीक है, तो पूरा ना देकर 5 करोड़ के आसपास कुछ था, वो पूरा ना देकर 5,13,00,000 की जगह ना देकर इस पे से इंटरेस्ट चार्ज होगा, वो माइनस कर कमीशन चार्ज होगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपको पूरा सॉल्व करना है अगर आपका एक्सपोर्ट बिल का क्वेश्चन आया। आई होप आपको क्लियर हो गया। अगर यही कि आप बिड रेट लिया माइनस मार्जिन प्लस प्रीमियम तो बाइंग रेट आ गया, और फिर उसके हिसाब से कस्टमर का कितना टोटल था, $6 लाख का था, तो कौन से रेट से किया वो रेट हमने इस फॉर्मूले से निकाल लिया, और उस पे इंटरेस्ट बैंक ने चार्ज किया तो वो माइनस हो गया, कमीशन चार्ज किया तो वो माइनस हो गया। आई होप आपको न्यूमेरिकल क्लियर हो गया। ये देखिए मैंने पूरा सोल्यूशन इधर दिया हुआ भी है जो आप पीडीएफ में पढ़ सकते हो, उसके लिए टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे विच इज बेस्ड ऑन इम्पोर्ट बिल नाउ। So on 1st June, customer requests to book a forward contract for the retirement of import bill for $100,000 due for payment on 15 September. Charge a margin of 0.2% on the spot rates. Spot rate USD INR का दिया है 75.27 to 75.29। ये फॉरवर्ड प्रीमियम रेट्स है जो जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर और अगस्त टू सितंबर 15 सितंबर दिए। ड्यू डेट है पेमेंट का 15 सितंबर, तो हम लोग एक तो अगस्त से 15 सितंबर वाला लेंगे और एक इसके पहले ये वाला स्पॉट अगस्त का भी प्रीमियम रेट लेंगे। ओके, अब ये इंपोर्ट का है तो इंपोर्ट के केस में हम लोग यहाँ पर जो आस्क रेट है वो लेंगे, और सेल हाई में होता है तो यहाँ पर हम लोग मार्जिन को प्लस करेंगे और साथ में सारे प्रीमियम्स को प्लस करेंगे, तो फिर कस्टमर का क्या रेट है वो निकालेंगे। सो स्पॉट रेट क्या है, आस्क वाला लेंगे ये वाला 0.29 वाला, तो 75.29 लेंगे। मार्जिन इसमें हम लोग प्लस करेंगे, जब इंपोर्ट का करेंगे मार्जिन कितना चार्ज कर रहे हैं 0.2% ऑन द स्पॉट रेट, सो 0.2% ऑफ 75.29 निकाल दीजिए 0.15। ये आपका आ गया 75.44। अब इसमें प्रीमियम ऐड कर देंगे, सो स्पॉट अगस्त का क्या है 0.34, और दूसरा अगस्त से 15 सितंबर का लेंगे जो ये वाला 0.07। तो कस्टमर के लिए क्या रेट आ गया 75.85। ओके, तो 75.85 में होगा, कैलकुलेट द रेट फॉर कस्टमर 75.85 रेट के हिसाब से इसका ये किया जाएगा पूरा। आई होप आपको क्लैरिटी हो गई इस टाइप के क्वेश्चंस कैसे करते हैं, इंपोर्ट का भी हो गया एक्सपोर्ट का भी हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Any person contravenes any of the provision of FEMA Act shall upon the adjudication be liable to pay the penalty up to dash the amount involved in such a contravention where such amount is quantifiable, or up to dash where the contravention is not quantifiable. Option से twice and 1 lakh, option B thrice and 2 lakhs, option C twice and 3 lakhs, option D thrice and 5 lakhs। तो ये फेमा एक्ट के अंदर में सेक्शन 13 में दिया है कि अगर फेमा एक्ट के प्रोविजंस को फॉलो नहीं करते तो उसमें ऑफकोर्स पेनल्टी चार्ज होती है। कितनी पेनल्टी लगेगी, अगर हम लोग अमाउंट को एक्चुअल में मेजर कर सकते हैं कि कितने अमाउंट का डिफॉल्ट हुआ है, कितने अमाउंट का लॉस हुआ है, उसको क्वांटिफाइबल है, देन पेनल्टी वुड बी थ्राइस दैट अमाउंट इन्वॉल्व। और अगर वो अमाउंट क्वांटिफाइबल नहीं है कि कितने का कॉन्ट्रावेंशन हुआ है,
then flat penalty of 2 lakhs is charged. So option B is the right answer. ओके अगर अमाउंट हमें पता है एग्जैक्ट तो उसका थ्राइस अमाउंट पेनल्टी लगेगा, एग्जैक्ट अमाउंट नहीं पता है, नहीं क्वांटिफाई कर सकते तो 2 lakhs लगेगा। साथ में अगर कॉन्ट्रावेंशन अगेन कंटिन्यूइंग है, नेचर में बात आगे करता जा रहा है, वो उसको सही नहीं कर रहा है, सो फर्दर पेनल्टी में एक्सटेंड अप टू ₹5,000 फॉर एवरी डे, जब तक वो कॉन्ट्रावेंशन आगे कंटिन्यू कर रहा है। और ये किस में मेंशन है? सेक्शन 13 में। ओके नेक्स्ट है न्यू टीसीएस लिमिट्स अंडर लिबरलाइज रेमिटेंस स्कीम इज डैश पर फाइनेंशियल ईयर इंक्रीजिंग फ्रॉम द प्रीवियस टैक्स थ्रेशोल्ड। ऑप्शन से 10 lakhs and 8 lakhs, ऑप्शन बी 10 lakhs and 7 lakhs, ऑप्शन सी 12 lakhs and 10 lakhs, ऑप्शन डी 15 lakhs and 7 lakhs। तो लिबरलाइज रेमिटेंस स्कीम में के अंदर में अगर कुछ लिमिट थी उसके बियॉन्ड आप जैसे आप भेज रहे हो पैसा वगैरह, तो उसमें क्या है आपका टीसीएस लगता था। टीसीएस लिमिट था पहले, थ्रेशोल्ड था 7 lakhs का, वो इंक्रीज हुआ है 25 में विच इज नाउ 10 lakhs। तो 10 lakhs हो गया है, 7 lakhs से बढ़ के 10 lakhs हो गया है। अब 10 lakhs के ऊपर में कोई भी रेमिटेंस होगा तो उसमें 5% टीसीएस रेट लगेगा। कुछ एक्सेप्शन अब जैसे जो एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस है उसके लिए आप रेमिटेंस दे रहे हो और उसकी फंडिंग हो रही है, वहां कुछ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जिसका कि आप सेक्शन 80E में क्लेम ले सकते हो, तो उस पे टीसीएस एग्जेम्प्ट हो गया है। सो इट हैज बीन एग्जेम्प्टेड ऑन द रेमिटेंसेस सेंट फॉर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, बट ये कंडीशन फॉलो होनी चाहिए जो अभी आपको बताई, वो सेक्शन 80E में जिसमें क्लेम ले सकते हो। ओके वाले फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से फंड हो रहा है आपका लोन, उससे आप एजुकेशन इंस्टीट्यूट जो अब्रॉड में है वहां पे आप रेमिटेंस भेज रहे हो। ओके तो फिर आपको कोई भी टीसीएस पे नहीं करना है। पहले इसमें भी 7 lakhs का लिमिट था, वो लिमिट हट गया है और बाकी जो लिमिट है वो ओवरऑल बढ़ गया है। पहले 7 lakhs के बियॉन्ड जब आप रेमिटेंस करते थे तो आपका 5% टीसीएस लगता था, अब 10 lakhs लिमिट हो गई है, इंक्रीज होकर 2025 है। 10 lakhs के बियॉन्ड आप रेमिट करते हो तो आपको 5% टीसीएस आपको चार्ज करना रहता है। ओके नेक्स्ट है विच ऑफ द स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग रेमिटेंसेस अंडर एलआरएस फॉर ओवरसीज डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स। ऑप्शन से नो क्रेडिट फैसिलिटीज टू बी एक्सटेंडेड टू फैसिलिटेट कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शंस। ऑप्शन बी इन रिस्पेक्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट्स इन एग्जिस्टिंग ज्वाइंट वेंचर और होली ओन सब्सिडरी वेयर इन्वेस्टमेंट इज लेस देन $5 million, a certificate by CA or CPA is required. Option C, this investment shall be allowed only after 2 years from the date of making first investment. Options D, no write off allowed in respect of disinvestments by resident individuals. So अब इसके अंदर में जो इन्वेस्टमेंट्स है वो लिस्टेड कंपनीज में भी हो सकते हैं, इट कैन बी अनलिस्टेड कंपनीज, बट मैक्सिमम ओवरऑल लिमिट कितनी रहेगी एलआरएस के अंदर में? मैक्सिमम ओवरऑल लिमिट आपकी $2 लाख 250,000 ही रहेगी पर फाइनेंशियल ईयर। सो साथ में इसमें कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन के लिए कोई क्रेडिट फैसिलिटी नहीं दे सकते, ये करेक्ट स्टेटमेंट है। साथ में अगर इन्वेस्टमेंट अमाउंट लेस देन $5 million है तो सर्टिफिकेट बाय सीए इज रिक्वायर्ड। अगर मोर देन $5 million है देन वैल्यूएशन हैज टू बी डन बाय कैटेगरी 1 मर्चेंट बैंकर हु इज रजिस्टर्ड विद सेबी। अगर $5 million से ज्यादा है तो कैटेगरी 1 मर्चेंट बैंकर के थ्रू वैल्यूएशन होना जरूरी है। डिसइन्वेस्टमेंट शैल बी अलाउड ओनली आफ्टर नॉट 2 years, ओनली आफ्टर 1 year फ्रॉम मेकिंग द इन्वेस्टमेंट। होने के बाद डिसइन्वेस्टमेंट करना है तो 1 year बाद ही अलाउड है। और राइट ऑफ इसमें किसी भी तरीके का अलाउड नहीं है, तो ये भी करेक्ट है। इनकरेक्ट हो गया आपका आंसर सी, वेयर डिसइन्वेस्टमेंट्स आर अलाउड ओनली आफ्टर 1 year फ्रॉम द डेट ऑफ मेकिंग फर्स्ट इन्वेस्टमेंट। नेक्स्ट है a non-resident bank maintaining an account in the home country in the currency of the home country is called dash. Options are Nostro accounts, option B Vostro account, option C Loro account, option D Mirror account. So right answer है Vostro accounts. Vostro accounts होता है your account with us, मतलब जो फॉरेन कंट्री की जो बैंक है वो हमारे होम कंट्री में हमारी होम करेंसी में अपना अकाउंट मेंटेन करती है, तो वो हमारी बुक में वॉस्ट्रो अकाउंट होता है। वो अकाउंट एज अ वॉस्ट्रो अकाउंट रीड किया जाता है, योर अकाउंट विद अस। और अगर हमारी कंट्री की जो बैंक है जैसे एसबीआई है वो जाकर दूसरी कंट्री की बैंक में अपना अकाउंट मेंटेन कर रही है फॉरेन करेंसी में, उसको नॉस्ट्रो अकाउंट कहते हैं।
सो एसबीआई की बैंक सिटी बैंक में यूएस डॉलर में अकाउंट मेंटेन कर रही है, वो नॉस्ट्रो अकाउंट है, जैसे दिखेगा इन बुक्स ऑफ एसबीआई। सो नॉस्ट्रो होता है आवर अकाउंट विद यू, हमारा अकाउंट आपके पास है, वो एज अ नॉस्ट्रो शो होगा। फॉरेन बैंक अकाउंट जो हमारे बैंक में खुला हुआ है, वो हमें अपनी बुक में एज अ वॉस्टो अकाउंट शो होगा। लॉरो अकाउंट थर्ड पार्टी अकाउंट हो गया, देयर अकाउंट विद देम। ठीक है, किसी भी मतलब अगर सिटी बैंक ये बोले कि भाई जो रूपी अकाउंट है अमेरिकन एक्सप्रेस बैंक का एसबीआई मुंबई में मेंटेन्ड है, तो वो लोअरो अकाउंट हो गया उसके लिए। ओके, और मिरर अकाउंट क्या होता है? मिरर अकाउंट जो होता है वो एक्चुअल में रिफ्लेक्शन अकाउंट होता है नोस्टो अकाउंट का ही। वो मेनली जो एंट्रीज है उसके रिकंसाइलिएशन के लिए बनाया जाता है, जो कि दो करेंसीज में बनता है, एक फॉरेन करेंसी में और एक होम करेंसी में। तो जिससे नोस्टो अकाउंट प्रॉपरली रिकंसाइल हो उसके लिए मिरर अकाउंट बनाया जाता है। सो इट्स अ मिरर इमेज ऑफ द नोस्ट्रो अकाउंट। ओके, सो आई होप आपको नोस्ट्रो वॉस्ट्रो लोरो तीनों क्लियर हो गए। नोस्ट्रो जब हमारा अकाउंट दूसरे बैंक के मतलब जो फॉरेन बैंक के फॉरेन करेंसी में हम लोग मेंटेन करते हैं, दैट इज शोन एज अ नोस्ट्रो अकाउंट इन आवर बुक्स। फॉरेन बैंक मेंटेनिंग their account in our bank in our currency, it is shown as a Vostro account in our books. Or Loro account, it's a third party accounts maintained in the third party bank. Okay, so their account with them. Next, which of the statements is false regarding payment systems? Option A, CHIPS is a net settlement payment system used by major banks for the settlement of large part of US dollar payments in US. Option B, FedWire is a US payment system operated by Federal Reserve Bank working on net settlement basis. Option C, CHAPS is a British payment system working on net settlement basis. Option D, Target is a Euro payment system working on gross settlement basis. सो कौन सा एक इनकरेक्ट है? ऑप्शन बी इनकरेक्ट है, क्योंकि जो फेड बायर है वो ये तो सही है यूएस पेमेंट सिस्टम और उसको फेडरल रिजर्व बैंक ऑपरेट करती है, बट इट वर्क्स ऑन द ग्रॉस सेटलमेंट बेसिस, इट डजंट वर्क ऑन द नेट सेटलमेंट। चिप्स का फुल फॉर्म होता है क्लियरिंग हाउस इंटरबैंक पेमेंट सिस्टम, ये आपका नेट सेटलमेंट बेसिस पे काम करता है। फेड वायर आपका ग्रॉस सेटलमेंट बेसिस पे काम करता है। चैप्स जो होता है इट स्टैंड्स फॉर क्लियरिंग हाउस ऑटोमेटेड पेमेंट सिस्टम, जो कि ब्रिटिश पेमेंट सिस्टम है और ये भी आपका नेट बेसिस पे काम करता है। टारगेट जो है दिस इज ट्रांस यूरोपियन ऑटोमेटेड रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट, ऑफ कोर्स ये इसका फुल फॉर्म में ये तो ये ग्रॉस सेटलमेंट पे काम करता है। तो आपको याद रखना है फेड वायर और टारगेट आपके ग्रॉस सेटलमेंट बेसिस पे काम करते हैं, और जो चिप्स और जो चैप्स है ये दोनों नेट सेटलमेंट बेसिस पे काम करते हैं। चिप्स फेड वायर ये आपका यूएस का है, चैप्स आपका ब्रिटेन का है और टारगेट आपका यूरो बेस्ड है। ओके, नेक्स्ट है विच स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग लेटर्स ऑफ क्रेडिट? ऑप्शन ए, irrevocable LC cannot be amended or cancelled without the consent of all the parties concerned. Option B, a red clause LC is a documentary credit that allows seller to receive advance payment before a bank from a bank before the shipment of goods. Option C, transferable LC is available for transfer in full or in part in favor of second beneficiary by the advising beneficiary at the request of issuing bank, which can be further transferred to another third party. Option D, in back-to-back LC, exporter arranges to issue LC in favor of local supplier to procure the goods on the strength of export LC received in his favor. So कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है इनमें से रिगार्डिंग LC? ऑप्शन सी इनकरेक्ट है। ट्रांसफरेबल LC ये तो ठीक है कि जो इसमें बोला जाए तो फर्स्ट बेनिफिशियरी से वो सेकंड बेनिफिशियरी पे ट्रांसफर हो सकती है, बट फर्दर सेकेंड पार्टी थर्ड बेनिफिशियरी को इसमें ट्रांसफर नहीं कर सकती। सो इसमें लिखा है विच कैन बी फर्दर ट्रांसफर, तो ये ही इनकरेक्ट है। बाकी सारे करेक्ट है। इररिवोकेबल एलसी जो है वो सब पार्टीज की कंसेंट के बिना, जो भी बेनिफिशियरी है इशूइंग बैंक एडवाइसिंग बैंक है उनके कंसेंट के बिना इसमें अमेंड या कैंसल नहीं हो सकती। रेड क्लॉज एलसी आपकी एक एंटीसिपेटरी एलसी होती है, जहां पे एक्सपोर्ट फाइनेंसिंग के लिए ये एलसी होती है, जहां पर प्री शिपमेंट से पहले जो गुड्स को प्रोक्योर करना है, मैन्युफैक्चरिंग करना है, पैकेजिंग करना है, उसका खर्चा एक्सपोर्टर उठा सके, उसके लिए एलसी होती है। सो इट इज अ प्री शिपमेंट फाइनेंस फैसिलिटी काइंड ऑफ थिंग। और बैक टू बैक एलसी होती है जहां पे एक्सपोर्टर ने भी कुछ रॉ मटेरियल खरीदा है अपने सप्लायर से। ओके, तो वो
अच्छे टर्म्स के ऊपर सप्लायर से गुड्स वगैरह परचेज कर सके, ओके, ऑन द बेसिस ऑफ एलसी, तो इसको बैक टू बैक एलसी कहते हैं। नेक्स्ट स्टेप, विच ऑफ द स्टेटमेंट इज फॉल्स रिगार्डिंग मिनिमम मैच्योरिटी पीरियड ऑफ एक्सटर्नल कॉमर्शियल बोरोइंग्स? ऑप्शन ए, मिनिमम एवरेज मैच्योरिटी पीरियड विल बी 3 years फॉर द बोरोइंग्स बाय स्टार्टअप्स। ऑप्शन बी, इफ external commercial borrowing is utilized for working capital purpose or general corporate purposes, minimum average maturity period will be 10 years. Option C, if ECB is utilized for the repayment of rupee loans which are availed domestically for the capital expenditure purpose, MAMP will be 5 years. Option D, if ECB is utilized for the repayment of rupee loan availed domestically for non-capex, MAMP will be 10 years. एक्सटर्नल कॉमर्शियल बोरिंग्स रिलेटेड क्वेश्चन है कि इसमें मिनिमम मेच्योरिटी पीरियड क्या होना चाहिए। डिफरेंट केसेस के डिफरेंट मिनिमम मेच्योरिटी पीरियड के रूल्स हैं। राइट आंसर है ऑप्शन सी, जो कि एक फॉल्स स्टेटमेंट है। हमसे फॉल्स पूछा था। सो अगर हमने एक्सटर्नल कॉमर्शियल बोरिंग इसलिए ली है कि हमारा जो रूपी लोन्स है, जो हमने अपने कंट्री में रूपी लोन लिया उसका रीपेमेंट कर सके, तो ऐसे केसेस में जो मिनिमम मैच्योरिटी पीरियड होता है ईसीबी का, दैट विल बी 7 years एंड नॉट 10 years। ओके, अगर हमने केपेक्स पर्पस के लिए लोन लिया है, कैपिटल एक्सपेंडिचर जहाँ प्लांट मशीनरी इक्विपमेंट ये सब, अगर नॉन केपेक्स के लिए जो हमने लोन लिया है उसके रीपेमेंट के लिए ईसीबी लेते हैं, उसका मिनिमम मैच्योरिटी पीरियड 10 years है। केपेक्स पर्पस के लिए अगर हमने लोन लिया उसको अगर हम चुकाना चाहते हैं थ्रू अवर एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग्स, तो उस टाइप के लोन्स का मैच्योरिटी पीरियड 7 years है, नॉन केपेक्स का 10 years है। स्टार्टअप्स ईसीबी के अंदर में बोरो करती है, उसका मिनिमम मैच्योरिटी 3 years है। अगर वर्किंग कैपिटल पर्पस के लिए अगर ईसीबी लिया है उसका मिनिमम मैच्योरिटी 10 years है। और अगर हमारे खुद के ही जो फॉरेन इक्विटी होल्डर्स है उनसे ही हमने अगर बोरोइंग ली है, चाहे उसको हम वर्किंग कैपिटल पर्पस के लिए यूज कर रहे हैं, चाहे हम रूपी लोन उससे चुका रहे हैं, उसका MAMP 5 years है। अगर फॉरेन इक्विटी होल्डर्स जिन्होंने हमारी कंपनी में ही इन्वेस्ट कर रखा है ऑलरेडी, फॉरेन इक्विटी होल्डर्स, तो उससे हम किसी भी पर्पस के लिए ईसीबी ले रहे हैं, उनका MAMP 5 years है। तो ये सारे रूल्स है रिगार्डिंग मिनिमम मैच्योरिटी पीरियड ऑफ ईसीबी, जो आपको याद होने चाहिए। ये मैंने सारे पॉइंट्स यहाँ पे अगेन लिख भी दिए हैं। नेक्स्ट स्टेप, विच ऑफ द स्टेटमेंट इज फॉल्स रिगार्डिंग स्मॉल एक्सपोर्टर्स पॉलिसी? ऑप्शन ए, इट कवर्स द एक्सपोर्टर्स whose anticipated total export turnover for the period of 12 months ahead is not more than 50 lakhs. Option B, this policy provides the cover against commercial risk and political risk. Option C, it covers the risk regarding buyer's failure to obtain necessary exchange authorization from the authorities in his country. Option D, does not cover the losses arising due to exchange rate fluctuation. तो कौन सा स्टेटमेंट फॉल्स है? ऑप्शन सी फॉल्स है। स्मॉल एक्सपोर्टर्स पॉलिसी में जो स्मॉल एक्सपोर्टर्स होते हैं जिनका टर्नओवर डज नॉट एक्सीड 50 lakhs, वो लोग कवर होते हैं इसमें, ओके, जिनका एक्सपोर्ट टर्नओवर फॉर द पीरियड ऑफ नेक्स्ट 12 months इट शैल नॉट एक्सीड 50 lakhs। इसके अंदर में जो प्रोटेक्शन होती है, इट इज प्रोवाइडेड अगेंस्ट द कमर्शियल रिस्क, पॉलिटिकल रिस्क, दोनों के लिए प्रोटेक्शन मिलती है। बट कुछ ऐसी चीजें जिनके लिए इसमें प्रोटेक्शन नहीं मिलती, जैसे अगर कोई कमर्शियल डिस्प्यूट हो गया, ओके, related to quality dispute, या फिर failure of a buyer to obtain necessary authorization in his country from the necessary authority, okay, या फिर डैमेज हो गया गुड्स को which are already covered by general insurers, तो इस टाइप की लॉसेस इसके अंदर में कवर नहीं होते हैं। साथ में एक्सचेंज रेट फ्लक्चुएशन से रिलेटेड कोई लॉसेस है तो वो भी कवर नहीं होते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, which statement is incorrect regarding remittances for the foreign travel under FEMA Act? Option A, drawal of exchange for travel to Nepal and Bhutan is prohibited. Option B, payment in rupees for the purchase of foreign exchange may be done in cash if the rupee equivalent is not more than rupees 50,000. Option C, person resident in India can possess or retain the foreign currency notes up to $2,000 or equivalent. Option D, traveler should surrender the unspent foreign exchange within 90 days from the date of return. So, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है रिगार्डिंग प्रोविजंस फॉर फॉरेन ट्रैवल? ऑप्शन डी इनकरेक्ट है। जो भी अनस्पेंट फॉरेन एक्सचेंज होता है ट्रैवलर के पास, दैट हैज टू बी
surrender to the authorized dealer within 180 days from the date of return and not before that. 180 डेज का टाइम पीरियड रहता है। साथ में पर्सन चाहे तो उसको $2000 तक अपने पास रिटेन कर सकता है और कॉइन्स की कोई भी लिमिट नहीं है। नेपाल या भूटान ट्रैवल करना, उसके लिए फॉरेन एक्सचेंज ड्रॉ करना अलाउड नहीं है। साथ में आप रुपीज में पेमेंट कर सकते हो अगर आपका जो टोटल आप फॉरेन एक्सचेंज ड्रॉ कर रहे हो दैट डज नॉट एक्सीड 50,000। 50,000 से ज्यादा का वैल्यू है देन इट हैज टू बी ड्रॉन थ्रू द यूजेज ऑफ चेक्स एंड ऑल। ओके, तो ये सारे पॉइंट्स है यहाँ पे लिखे हैं। साथ में एक और ये एडिशनल पॉइंट है कि अगर आप नोट्स और कॉइन्स के थ्रू पेमेंट कर रहे हो, मतलब आप पेमेंट क्या कर रहे हो, आप नोट्स और कॉइन्स अगर आप ले जाना चाह रहे हो, फॉरेन करेंसी नोट्स और कॉइन्स ले जाना चाह रहे हो, तो आप पूरा अमाउंट ले जा सकते हो। अगर आप ईरान, रशिया, ये ऐसी कंट्रीज में ट्रैवल कर रहे हो, यानी LRS के अंदर जो भी लिमिट है विच इज $250,000, इतना आप पूरा अमाउंट कैरी अपने साथ कर सकते हो अगर आप फॉरेन नोट्स और कॉइन्स लेना चाह रहे हो। अगर आप लीबिया, इराक ट्रैवल कर रहे हो तो नोट्स एंड कॉइन्स के फॉर्म में आप $5,000 तक ले जा सकते हो, और बाकी किसी कंट्रीज में एक्सेप्ट फॉर दी 3-4 कंट्रीज आप $3,000 तक ले जा सकते हो, यू आर कैरिंग इट इन द फॉर्म ऑफ करेंसी नोट्स एंड कॉइन्स। इसके बियॉन्ड आप जो लिमिट है आपकी $250,000 तक, ये पूरा पैसा ले जा सकते हो, बट इट शुड बी इन द फॉर्म ऑफ ट्रैवलर चेक और इन द फॉर्म ऑफ कार्ड्स। सो नोट्स और कॉइन्स के केसेस में ये रूल है जो आपको याद रखना है, विच वेरी डिपेंडिंग अपॉन द कंट्री यू आर ट्रैवलिंग। ओके, और बाकी ये सारे पॉइंट्स ऑलरेडी डिस्कस कर लिए। नेक्स्ट है असाइनिंग repetitive tasks through technology and streamline the workflows through fintech is referred to as DAS. Options are artificial intelligence, option B big data, option C robotic process automation, option D blockchain management. सो राइट आंसर है ऑप्शन सी रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन, RPA टेक्निक, जहाँ पे रोबोट्स का यूज किया जाता है जिससे जो रेपिटेटिव टास्क है वो ऑटोमेट हो सके, जिससे जो ह्यूमन रिसोर्सेस है उनको और प्रोडक्टिव काम के लिए यूज किया जा सके, जैसे KYC वगैरह करना ऑन बोर्डिंग में। ठीक है, तो ये सब कोई रेपिटेटिव टास्क ये रोबोट्स की मदद से किए जा सके, जिससे कि जो ह्यूमन रिसोर्सेस है कुड बी यूज फॉर मोर प्रोडक्टिव टास्क। अब रोबोटिक की वजह से क्या होता है, वो 24/7 काम भी कर सकते हैं विदाउट गेटिंग टायर्ड, इससे एक्यूरेसी आती है। रेपिटेटिव टास्क क्या होता है, ह्यूमन एरर भी इसमें सब एलिमिनेट हो जाती है। ओके, लास्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू रिगार्डिंग गाइडलाइंस फॉर सेटिंग अप अ IFSC बैंकिंग यूनिट बाय इंडियन बैंक्स। First है the parent bank will be required to provide a minimum capital of $10 million or equivalent in any foreign currency to its IBU. Second, the liabilities of IBU are exempt from both CRR and SLR requirements of RBI. Third, deposits can be maintained in current accounts and savings bank account. Fourth, eligible banks interested in setting up IBUs will be required to obtain prior permission of RBI for opening IBU. Option A 1 and 2 only. Option B 2 and 4 only. Option C 1, 3 and 4 only. Option D all 1, 2, 3 and 4. So कौन से स्टेटमेंट्स इसमें करेक्ट है रिगार्डिंग गाइडलाइंस फॉर सेटिंग अप IFSC बैंकिंग यूनिट्स? राइट आंसर है ऑप्शन बी 2 and 4 ओनली। सो जो पेरेंट बैंक है उसको मिनिमम कैपिटल लाना पड़ता है ऑफ $20 million और वो मेंटेन करके रखना पड़ता है। साथ में जो इसमें लाइबिलिटीज होती है इसमें किसी तरीके के इनको रिजर्व्स मेंटेन नहीं करने रहते हैं, जो डोमेस्टिक बैंक्स को मेंटेन करने रहते हैं इन द फॉर्म ऑफ कैश रिजर्व रेशियो, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। तो वही जो बैंकिंग यूनिट्स IFSC के अंडर में सेटअप होती है, ओके, उनको एज अ फॉरेन बैंक ट्रीट करते हैं, उनको CRR SLR रिक्वायरमेंट्स मेंटेन करने की जरूरत नहीं होती है। तो ये वाला आपका करेक्ट है सेकेंड। थर्ड में लिखा है डिपॉजिट्स करेंट अकाउंट सेविंग बैंक अकाउंट्स के फॉर्म में मेंटेन हो सकते हैं, गलत है। सेविंग्स अकाउंट नहीं खुलता है, करेंट अकाउंट और आपका टर्म डिपॉजिट अकाउंट के फॉर्म में मेंटेन हो सकते हैं। तो ये इनकरेक्ट है, ये इनकरेक्ट है। फोर्थ में है जो एलिजिबल बैंक्स है, अगर IBU IFSC बैंकिंग यूनिट सेट करना है तो इसके लिए उनको प्रायर परमिशन RBI की लेनी पड़ती है, तो ये भी करेक्ट है। तो इसलिए आपका करेक्ट आंसर 2 and 4 ओनली हो गया। ओके, इसमें कैश ट्रांजेक्शन्स भी नहीं अलाउड होते हैं, सेविंग्स अकाउंट भी नहीं, करेंट अकाउंट और टर्म डिपॉजिट हो सकते हैं। ठीक है, बाकी सारे आपको बता दिए। सब तरीके की इंडियन बैंक, चाहे पब्लिक सेक्टर बैंक हो, प्राइवेट बैंक हो, जो कि authorized to deal in the foreign exchange, they are all eligible to set up these IFSC banking units. साथ में उनको प्रायर परमिशन लेनी पड़ती है RBI से फॉर ओपनिंग IBU।
साथ में उनका मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट होता है $20 बिलियन का, जो उनको लाना पड़ता है। इनको CRR SLR रिक्वायरमेंट्स नहीं होती है इनके ऊपर। जो फंड्स है इसके लिए वो नॉन रेसिडेंट और ओवरसीज ब्रांचेस से रेज किए जाते हैं। कैश ट्रांजेक्शन्स और सेविंग बैंक अकाउंट नहीं परमिट होते हैं, सिर्फ करंट अकाउंट्स और टर्म डिपॉजिट्स परमिटेड होते हैं। ओके, तो ये सारे रूल्स रिगार्डिंग सेटिंग अप द IFSC बैंकिंग यूनिट्स बाय इंडियन बैंक एज पर द RBI डायरेक्टिव्स वो आपको क्लियर होने चाहिए। अगेन मैंने एक्सप्लेनेशन में सारे पॉइंट्स मेंशन करे विच यू कैन रीड फ्रॉम आवर PDF। उसके लिंक टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगा और उसके लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दी है। सो स्टूडेंट, दिस इज द एंड ऑफ द सेशन, जिसमें हमने बहुत अच्छे क्वेश्चंस डिस्कस करे रिलेटेड टू मॉड्यूल ए। अगर क्लास पसंद आई हो जरूर से लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए टू गेट द टाइमली नोटिफिकेशन ऑफ आवर अपलोडेड वीडियो। साथ में टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए टू गेट एक्सेस टू ऑल द PDFs। द लिंक आई हैव शेयर्ड इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। सी यू इन द नेक्स्ट सेशन। थैंक यू।